नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की 2 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे जिनका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की कोडिंग को करने के लिए, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने उनकी थ्योरी को देखा था, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू वो भी हम लोगों ने देखा था। हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक क्लास लेते हैं जिसमें वो सेम एट्रीब्यूट के कई सारे ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं और अलग-अलग ऑब्जेक्ट की अलग-अलग वैल्यू देके उनसे अलग-अलग टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? उसके बाद से हमने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने UPS के अंदर देखे थे। और होप सो आप लोगों को वो फर्स्ट यूनिट समझ में आया होगा, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। क्योंकि जब हमने अपना दूसरा यूनिट स्टार्ट किया था दोस्तों, तो दूसरा यूनिट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि वो टोटली यूएमएल के ऊपर बेस्ड था, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है? और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को जब हम लोगों ने देखा तो हमें ये समझ में आया कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये तभी ये एक्चुअल में यूज़ होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम UPS पैराडाइम्स के थ्रू अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें एक मेंटल लेआउट क्रिएट करना होता है, और वो मेंटल लेआउट जो है वो थ्रू द यूएमएल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन थी, और वो इंट्रोडक्शन थी इसलिए क्योंकि उसमें UPS के बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी को बताया गया, और किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन विद इन अ कोड किया जाता है उसको आपको समझाया गया। ठीक है? लेकिन जब हम दूसरी यूनिट में आए दोस्तों, तो हमने यूएमएल के बारे में देखा, और यूएमएल था क्या कि मेंटल लेआउट को किस तरीके से विजुअलाइज किया जाए और उसको ड्रॉ किया जाए। ठीक है? तो ये मेंटल लेआउट तभी आप ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको UPS के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर UPS के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जैसे कि आपको पता है नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, या आपको पता है एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज कहाँ करना है, ठीक है ना? तो जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे दोस्तों, तब तक आप यूएमएल के थ्रू किसी भी सिस्टम के लेआउट को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब जब हम यूएमएल में, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं UPS के वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो समझेंगे नहीं तब तक आप अगली यूनिट यानी कि यूएमएल को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है? हम लोग जब यूएमएल पे आए थे दोस्तों, तो हमने यूएमएल में देखा था कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके, ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को किस तरीके से विजुअलाइज करना है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी चीज़ें हम यूएमएल के थ्रू कर सकते थे। हमने यूएमएल में देखा कि कई सारे डायग्राम्स यूएमएल के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है? सबसे पहले डायग्राम की बात करें तो कई सारे डायग्राम्स यूएमएल के अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन 2 कैटेगरी में यूएमएल को डिवाइड किया गया है, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। ठीक है? हमने स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम और भी कई सारे डायग्राम्स हमने देखे। और हमने बिहेवियरल डायग्राम के अंदर यूज केस डायग्राम, सीक्वेंसिंग डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और भी टाइम डायग्राम और भी कई सारे हमने डायग्राम्स देखे। तो दोस्तों हम लोगों ने जब सारा डायग्राम देखा, तो डायग्राम क्या था कि हमें ये बता रहा था कि किस तरीके से अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम हम बना रहे हैं तो वो किस तरीके से पर्टिकुलर हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, कौन सा ऑपरेशन उसके बाद से फिर कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, कहाँ पे हम क्लास को प्लेस करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ किस सीक्वेंस में रखे गए हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू हम शो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की, सॉरी बिहेवियरल स्ट्रक्चर की, तो बिहेवियर स्ट्रक्चरल में हमने देखा था कि जितने भी हम डायग्राम बना रहे थे
तो वो जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो क्या वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उसके अंदर जितने भी हमने ऑब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं उसकी फंक्शनैलिटी उसका एज अ यूजर नीड वर्क करेगी कि नहीं करेगी, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग बिहेवियर डायग्राम का यूज करते हैं। दोस्तों, चाहे स्ट्रक्चरल डायग्राम हो चाहे बिहेवियर डायग्राम हो, दोनों का एक अपना एक यूनिक स्पेशलिटी है। और जब तक हम आपने देखा कि स्ट्रक्चरल में भी बहुत सारे डायग्राम है और आपके बिहेवियरल में भी बहुत सारे डायग्राम है, तो हमें सारे डायग्राम जब तक अगर हम कोई एक कॉम्प्लेक्स उप्स का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो जब तक हम सारे के सारे डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर लेते, तो तब तक हम पर्टिकुलर सिस्टम को सही से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे डायग्राम जो है ये अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, या ये कहें तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एनालाइज करने का एक मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने सेकेंड यूनिट पढ़ा तो आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अलग अलग डायग्राम है, ठीक है ना। और किस तरीके से हम अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं उप्स पैराडाइम्स के थ्रू, तो हम कैसे अलग अलग डायग्राम्स का यूज करते हैं और कैसे उन डायग्राम की हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूज़र हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए पे कर रहा है, वो उसको भी अगर हमें कम्युनिकेट करना है और अपने डेवलपमेंट को दिखाना है कि किस तरीके से हम फेज बाय फेज अपने वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी UML काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कस्टमर से कम्युनिकेट करने में, ताकि कस्टमर को हम समझा सकें कि आपका काम हमने कहाँ तक किया है या जो आपका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा वो किस तरीके से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोगों को मेरी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट दोनों समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि थर्ड यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है और कैसे और मैं उनको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में भी कई सारी चीजें होती हैं। देखिए जैसा कि आपका ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कॉमा डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग आर रिलेटेड बस डिस्टिंक्ट मीन्स, कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करें एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी अलग है। ठीक है ना, या हम ये कहें कि सबका मोटो एक ही है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, लेकिन तीनों का काम जो है वो अलग अलग है। ठीक है ना, माने वे अलग अलग है सेम चीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, या हम ये कहें तो ये स्टेप्स हैं जिनका यूज करके हम उप्स पैराडाइम से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसे कि देखिए पहले लिखा हुआ है OOA यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है ये हमें ये बताता है, एक तरीके से कहें तो ये हमें विजुअलाइजेशन देता है कि विजुअलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी देता है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे या कौन कौन से कंपोनेंट को हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, किस ऑब्जेक्ट को रखना है किस ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। ठीक है ना, यानी जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो हम जो एनालिसिस करते हैं कि कैसे स्टार्टिंग फेज क्या होगा, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फिर किस तरीके से सब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो ये जो हम मेंटल जो एनालिसिस करते हैं इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहते हैं। ठीक है ना, फिर दूसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो जैसा कि देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन is concerned with developing an object oriented system model to implement requirements। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब आप एनालाइजिंग कर लेते हैं तो जो एक मेंटल लेआउट आपने एनालाइज किया है उसको जब ड्रॉ करने की बारी आती है, एक पेपर पे उतारने की बारी आती है, तब जो हम क्या कहते हैं जो चीज़ें जो मॉडल जो हम डेवलप कर रहे हैं,
ठीक है ना, एनालाइज करने के बाद उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कहते हैं। मींस हमने डिजाइन कर लिया कि पर्टिकुलर ये पहला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर इस प्रोसेस पे जाएगा, फिर इस प्रोसेस पे जाएगा, तो हमने उस जो एनालाइज किया है उसको जब हम ड्रॉ कर लेते हैं पेपर पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूएमएल, तो हम उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ओके दोस्तों, अब जो तीसरी चीज है आपके लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कंसर्न्ड विथ रिलीजिंग एन ओओडी यूजिंग एन ओओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा और सी प्लस प्लस। यानी कि जब हम एनालाइज कर लेते हैं, एनालाइज करने के बाद जब हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा या वर्क करेगा, एक ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेते हैं, तो देन हम उसी आर्किटेक्चर की हेल्प से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स यानी कि जावा या सी प्लस प्लस का यूज करके हम उस जो आर्किटेक्चर को हमने क्रिएट किया है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों अगर मैं कहूं तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम डिजाइन की बात करें तो इसमें भी तीन अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस अलग है, डिजाइन अलग है और प्रोग्रामिंग अलग है। एनालिसिस मींस जो हमारा विजुअलाइजेशन है किसी चीज को स्टार्ट करने का कि कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगी। डिजाइन जो हमने एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है, उसको एज अ आर्किटेक्चर एक डायग्राम के थ्रू शो करना। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है उसको पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर माने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि सी या जावा है, सी प्लस प्लस या जावा है, उसकी हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं तो जैसे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन और रियल वर्ल्ड और सिस्टम एंटिटी एंड मैनेज देमसेल्फ। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड या सिस्टम का सार है। सार मतलब एंटिटी है जो कि खुद को प्रतिबंधित करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट है क्या, एक रियल वर्ल्ड या फिर क्या है, किसी सिस्टम के अंदर की एक एंटिटी है जो कि खुद को एक प्रतिबंधित करता है कि वो क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना। अगर हम दूसरी बात करें, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड इनकैप्सुलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जहां पे उसको जिस स्टेट पे इनकैप्सुलेट किया गया है, ठीक है ना, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन से घिरा होता है। यानी जिस मेथड के साथ पर्टिकुलर वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट किया गया है, तो वो सारे मेथड पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज किए जा सकते हैं, या ये कहें कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो उन्हीं मेथड से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, और उन्हीं के थ्रू वो वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा तीसरा जो पॉइंट है कि सिस्टम फंक्शनैलिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सर्विसेज। यानी कि अगर किसी सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलके किसी पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम फंक्शनैलिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के थ्रू या ऑब्जेक्ट सर्विसेज के थ्रू। यानी अगर 10 ऑब्जेक्ट मिलके पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अगर हमें शो करना है तो हम नंबर ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स को के सर्विसेज को एक्सप्रेस करके हम सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो जैसा कि लिखा हुआ है कि शेयर डाटा एरियाज आर इलिमिनेटेड। यानी जिन डाटास को कई सारे ऑब्जेक्ट मिलके शेयर करते हैं तो जब उनका काम खत्म हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट बाय मैसेज पासिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अगर ये सपोज कीजिए कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और इन ऑब्जेक्ट को अगर किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर मिलके काम करने की जरूरत होती है तो फिर जब तक इन पर्टिकुलर सारे ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं एस्टेब्लिश होगा तब तक वो मिलके किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट के बीच में इस्टेब्लिश हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों, वो आपका हो रहा है दोस्तों मैसेज पासिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, मैसेज पासिंग के थ्रू दोस्तों। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ऑब्जेक्ट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड में एग्जीक्यूट सीक्वेंशियली और इन पैरेलल। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो वर्किंग है वो पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, और क्या कहें कि अगर हम असिक्वेंशियली भी हो सकता है, यानी स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, या फिर क्या है कि एक ही साथ 2 या 3 ऑब्जेक्ट एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बाउंडिंग नहीं है कि ऑब्जेक्ट केवल सीक्वेंस ही वर्क करेगा या पैरेलल ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू नीड वो सीक्वेंशियली भी यूज वर्क कर सकता है और अकॉर्डिंग टू नीड वो पैरेलल भी यूज करता है। अब पैरेलल यूज करने का मतलब क्या है कि एक साथ एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और सीक्वेंशियली का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का वर्क स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के एडवांटेज की, ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो इसमें सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है कि इजियर मेंटेनेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैराडाइम डिजाइन के थ्रू अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस इजी होता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे हर प्रोसेस को ऑब्जेक्ट के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को मतलब अपडेट या मेंटेन करने की बजाय हम पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं जिस ऑब्जेक्ट पे प्रॉब्लम आती है। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे क्या है कि अब जैसे क्या है कि अगर 10-15 फंक्शनलिटीज का यूज कर रहे हैं और वो 10-15 फंक्शनलिटीज जो है अगर हम उनको देखें तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो अगर पर्टिकुलर अगर कोई फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है तो हम आसानी से जो फंक्शनलिटी यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हम उस पर फोकस करके उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि काफी हेल्पफुल होता है मेंटेनेंस के लिए और हम आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट में भी अंडरस्टूड एंड स्टैंड अलोन एंटिटी। ऑब्जेक्ट को अगर कहें तो एक तरीके से स्टैंड अलोन एंटिटी है जो अकेले रहता है, लेकिन जब उसको कॉल किया जाता है तब वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं किया जा रहा है, स्टैंड अलोन एंटिटी का मतलब क्या है कि वो एक जगह पे शांति से बैठा रहता है, ठीक है ना। जब तक उसका यूज नहीं है वो शांति से बैठा हुआ है, जब उसको उसका यूज किया, जब उसको कॉल किया जा रहा है तो फिर से वो वर्किंग एक्टिंग मोड में आ जा रहा है, और जैसे उसका टास्क खत्म हो रहा है फिर से वो स्टैंड अलोन मोड में चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको होप सो समझ में आई होगी, पहला एडवांटेज। और जो हमारा दूसरा एडवांटेज है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट आर पोटेंशियली रीयूजेबल कंपोनेंट। मीन्स कि ऑब्जेक्ट को हम एक से ज्यादा टाइम्स यूज कर सकते हैं, यानी कि रीयूजेबल कंपोनेंट है। यानी कि अगर एक बार हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है और अकॉर्डिंग टू सिस्टम अगर कोई नीड आती है कुछ आगे भी किसी सिचुएशन में, ठीक है ना, तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फिर से ना क्रिएट करके जो ऑब्जेक्ट हमने पहले बनाया है उसी का यूज कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं रीयूजेबल, ठीक है ना। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आपके रीयूजेबल का एक बेस्ट एग्जांपल है, ताकि हम मतलब कि बार बार हमें कोड लिखना ना पड़े और हम एक बार कोड को लिखें और उसका यूज पूरे सिस्टम में जब जब जरूरत हो तब तक हम उसको कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आर रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है ना। और ये फ्यूचर को भी देख के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की यही खासियत है कि हम इसमें फ्यूचर को भी देखते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। यानी कि अगर आगे चल के अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को या फिर आगे चल के हमें कुछ नई फंक्शनलिटीज ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में आसानी से हम नई फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन और किसी पैराडाइम्स में नई फंक्शनलिटी को अकॉर्डिंग टू फ्यूचर अगर जरूरत पड़ रही है तो इम्प्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स काफी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी
हेल्पफुल होता है कि हम एक बार सॉफ्टवेयर को बना दें और अकॉर्डिंग टू टाइम फ्यूचर में भी जब भी हमें उसमें अपडेट करने की ज़रूरत होती है तो हम उसमें आसानी से दोस्तों अपना अपडेशन कर लेते हैं और उस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ऑब्जेक्ट डिज़ाइन की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करें? ऑब्जेक्ट डिज़ाइन की। तो अगर हम दोस्तों ऑब्जेक्ट डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट डिजाइन फेज डिटरमाइन द फुल डिफिनीशन ऑफ द क्लास, यानी कि ये क्लास की पूरी डिफिनीशन को ऑब्जेक्ट जो है वो डिटरमाइन करता है, यानी कि जिस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट उस क्लास की सारी फंक्शनैलिटी का यूज कर सकता है। एंड एसोसिएशन यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज द इंटरफेस एंड एल्गोरिथम्स। देखिए एसोसिएशन यूज द इम्प्लीमेंटेशन, यानी एसोसिएशन दिखाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास के साथ रिलेशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास के साथ रिलेशन में है, ये हम एसोसिएशन के थ्रू शो कर सकते हैं। एज वेल एज द इंटरफेस एंड एल्गोरिथम ऑफ द मेथड यूज टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशंस। उसके बाद से जो इंटरफेसेस और एल्गोरिथम जो मेथड्स हम यूज करते हैं उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं? ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंटरफेसेस और एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिजाइन फेज एड्स इंटरनल ऑब्जेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यानी अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिजाइन में तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं हेल्पफुल होते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर को एंड एल्गोरिथम्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट डिजाइन को हम डिजाइन करें तो ऑब्जेक्ट डिजाइन को काफी सोच समझ के हमें डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर हर प्रॉब्लम को एज अ ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट गलत डिजाइन किया है तो आपका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा दोस्तों। जैसा कि देखिए अगर ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिजाइन की बात करें तो जैसे देखा कि यहाँ पे अगर यहाँ जो लिखा हुआ है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट डिजाइन द डिजाइनर कैरी आउट द स्ट्रेटजी chosen during the system design and falses out the detail. There is a shift in emphasis from application domain concept toward computer concept. The object discovered during analysis serve as the skeleton of the design, but the object designer must choose among different way to implement them with an eye toward minimize execution time, memory and other मेजर्स ऑफ कास्ट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिजाइन को जो हमारा अलग अलग तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं और ये प्रोग्रामर के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिजाइन करे ताकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी स्पेस और जो मेजर कास्ट है वो कम हो सके। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन फ्रॉम एनालिसिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर। न्यू ऑब्जेक्ट क्लास मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड टू अवॉइड द नीड फॉर रिकम्प्यूशन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं आप तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो अभी तक बताया गया आप उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को डिजाइन करें। अगर आपके पास कुछ नया मेथड है तो आप उस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों वो डिजाइन जो है वो पर्टिकुलर हमें ये बताए कि वो मतलब कि ऐसा हम डिजाइन करें कि पूरे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कंज्यूमिंग को और अगर हम बात करें उसकी मेमोरी स्पेस को तो जितना कम कर सके उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की तो सबसे पहले जैसे क्या ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन द डिजाइनर मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि ये कुछ स्टेप है जिसको डिजाइनर जो है वो फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहला बात करते हैं कंबाइनिंग द थ्री मॉडल्स टू ऑब्टेन ऑपरेशन ऑन क्लासेस, यानी कि थ्री मॉडल्स को हम कंबाइन करके क्लास के ऑपरेशंस को ऑब्टेन करते हैं या फाइंड करते हैं।
ठीक है ना। अब वो 3 मॉडल्स की बात करें तो वो 3 मॉडल्स दोस्तों कौन कौन से, स्टैटिक मॉडल भी है, फंक्शनल मॉडल भी है और बिहेवियरल मॉडल भी है। तो हम जब तीनों मॉडल को आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को मतलब कि डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजाइन एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशन। हमें ऐसे एल्गोरिथम को डिजाइन करना होता है जो कि ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए में कैपेबल हो। ठीक है ना। तो हमें एल्गोरिथम को भी डिजाइन करते समय काफी ध्यान देना होता है कि वो क्या सही तरीके से ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें दोस्तों तो लिखा है ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस पाथ टू डाटा, यानी कि जो डाटा को एक्सेस करने का पाथ है वो काफी इजी होना चाहिए ताकि आसानी से डाटा को एक्सेस किया जा सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा चौथा है क्या है कि इम्प्लीमेंट कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, यानी कि जो सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल या यूजर्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है उसके लिए हमें गाइडलाइन भी जारी मतलब बनाना पड़ता है कि किस तरीके से वो आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन होगी या कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें हम जब हम ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद से पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट क्लास स्ट्रक्चर टू इंक्रीज इनहेरिटेंस, यानी क्लास के स्ट्रक्चर को इस तरीके से एडजस्ट या डिजाइन किया जाता है ताकि वो इनहेरिटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके। यानी कि मतलब कि अगर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अगर उसमें मतलब काफ़ी टाइम अगर उसको इनहेरिटेंस को की ज़रूरत पड़ रही है, यानी अदर क्लास से अगर प्रॉपर्टी को लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से या फिर जितना भी चाहे वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके। ठीक है ना। डिज़ाइन एसोसिएशंस, अब डिज़ाइन एसोसिएशन जो कि आपका छठवां पॉइंट है, डिज़ाइन एसोसिएशंस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किस क्लास से रिलेटेड है या किस क्लास से रिलेट करेगा, इसको भी एसोसिएशन के थ्रू हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। या एसोसिएशन ये डिजाइन करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम सातवां देखें तो जैसा कि लिखा है डिटरमाइन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑब्जेक्ट को भी किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको भी हमें डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ती है अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो। ठीक है ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये भी पता करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा आठवां है, जैसा कि लिखा हुआ है कि पैकेज क्लासेस एंड एसोसिएशन इनटू मॉड्यूल्स, यानी कि क्लासेस को जो क्लासेस का पैकेज है और उसके एसोसिएशन है उसको मॉड्यूल्स में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। ठीक है ना। तो इसको भी अगर हमें ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है तो हमें इन बातों को भी अपने दिमाग में रखना होता है। अगर आप इन सारी बातों को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो कभी भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से लिखा है कंबाइनिंग द 3 मॉडल टू ऑब्टेन ऑपरेशन ऑन क्लास, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी चीज को या क्लास ऑब्जेक्ट सबको डिजाइन करने के लिए हमें 3 मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। जैसा कि लिखा हुआ है इन दिस स्टेप द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय कंबाइनिंग द 3 मॉडल डेवलप्ड इन OOA फेज, नेमली ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। ठीक है ना। एज ऑपरेशन स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट हाउ इट शुड बी डन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जो ये 3 मॉडल का हम यूज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो ये 3 मॉडल को कंबाइन करने का जो हमारा मेन मोटो है वो यही है कि एक अगर हम किसी सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉफ्टवेयर का वो सही हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं नीचे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर इन पॉइंट को अगर हम फोकस करें तो द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म रिगार्डिंग ऑपरेशंस। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट ट्रांजिशंस डायग्राम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज द सिस्टम इज डेवलप्ड, यानी हर सिस्टम के जो मतलब कि
जितना भी किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनके डायग्राम्स को क्रिएट करना, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट किस के बाद कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, फिर उसके बाद कौन सा तीसरा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, यानी कि किस तरीके से ऑपरेशन एक जगह से दूसरी जगह पास कर रहा है, उसके लिए हमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा लिखा हुआ है कि ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर द इवेंट रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट किसी इवेंट को रिसीव करता है तब वो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यानी एक तरीके से कहें तो ये आपका जो इवेंट है वो ऑपरेशन को ट्रिगर करने का काम करता है, यानी वो ऑब्जेक्ट को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद इन टाइम। ठीक है ना, ये इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि केसेस इन विच वन इवेंट ट्रिगर अदर इवेंट इन सम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, हमें ये भी आइडेंटिफाइड करता है कि अगर कोई एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो उसके तो वो इवेंट ट्रिगर होने के साथ साथ क्या कोई और डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी या फिर कोई और इवेंट भी क्रिएट हो रहा है जिससे कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा हो। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, सॉरी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि विच वन इवेंट ट्रिगर्स अदर इवेंट्स, अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को ट्रिगर कर रहा है इन द सेम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई एक ही इवेंट अगर ट्रिगर कर रहा है, एक इवेंट अगर ट्रिगर हो रहा है तो उसके साथ के और कौन कौन से इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं, क्या वो उसी ऑब्जेक्ट में ट्रिगर हो रहे हैं कि और अलग अलग ऑब्जेक्ट में ट्रिगर हो रहे हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, या इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई थ्री मॉडल कंबाइन के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों हमारा चौथा है द सब ऑपरेशन विद इन द एक्शन आर आइडेंटिफाइड, यानी एक ऑपरेशन के अंदर भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसा कि हमने डीएफडी के बारे में, अगर हम डीएफडी के बारे में आप जानते हैं तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 तीन तरीके के डायग्राम बनते हैं। तो अगर लेवल 1 की 0 की बात करें तो वो क्या करता है कि एक्टर का और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन दिखाता है। लेवल 1 की बात करें तो वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने मॉड्यूल है वो उनका आपस में इंटरेक्शन दिखाता है, और पर्टिकुलर अगर लेवल 3 की बात करें तो एक मॉड्यूल के अंदर कितने ऑपरेशन है वो उसको दिखाता है। तो हमें पता है कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर भी कई सारी फंक्शनलिटीज वर्क करती हैं, तो हमें उन सारी फंक्शनलिटीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा लास्ट है कि द मेन एक्शन आर एक्सपेंडेड टू डाटा फ्लो डायग्राम, यानी कि जो पूरा एक्शन मेन एक्शन है उसको अगर हमें शो करना है या एक्सपेंड करना है तो हम उसे डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आज का टॉपिक जितना भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर जो कि 3rd यूनिट के अंदर है, जितना भी मैंने आपको बताया होप सो आपको समझ में आया होगा। कल हम नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।